हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, फिर चार्ज सिस्टम का, पॉइंट चार्ज सिस्टम का, फिर कंटिन्यूस चार्जेस का, सेल्फ एनर्जी, इनको देखा। आज के लेक्चर में सेल्फ एनर्जी से रिलेटेड, सेल्फ एंड इंटरेक्शन से रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल करेंगे, लेकिन सवाल बाद में करेंगे। पहले हम लोग एक रिलेशन के बारे में देखेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां पे दो तरह के सवाल बनते हैं। आपको पोटेंशियल देगा और फिर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा होगा, या फिर दूसरा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और फिर आपसे पोटेंशियल पूछ रहा होगा। मतलब इन दोनों में कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दिया जाएगा और दूसरा हमसे पूछता है। तो हम लोग सबसे पहले पोटेंशियल को लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर पहले हिस्से में देखा जाए तो हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कोई नया रिलेशन नहीं है, पोटेंशियल से फ्रॉम पोटेंशियल। तो बच्चों, इस रिलेशन के बारे में हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है माइनस dv अपॉन dr r कैप। ये रिलेशन हम पहले भी लिख चुके हैं। अब देखिए, ये एक जनरल टर्म है, वेक्टर में लिखा गया रिलेशन है। अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो उसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। एक बार डिफ्रेंसिएशन का मीनिंग समझते हैं। डिफ्रेंसिएशन कायदे से इसको देखा जाए तो dv अपॉन डी आर मतलब इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल इन डी आर। लेकिन चूंकि यहां माइनस लगा है, इसका मतलब ये डिक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एलोंग आर। तो अगर इसके फिजिकल मीनिंग की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिक्रीमेंट आर के डायरेक्शन में। तो लिख लीजिएगा, ई या इलेक्ट्रिक फील्ड is decrement in potential with R। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। पोटेंशियल जिस रेट से R के साथ घट रहा है उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो अगर सोचिए कि ये कोई एक्स एक्सिस है, यहाँ पे 10 वोल्ट पोटेंशियल, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट, ये मान लीजिए 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस पे ऑरिजिन से 4 मीटर दूर है और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ऑरिजिन से 5 मीटर दूर है। और अगर सवाल में लिखता है कि x की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए जो कि यूनिफॉर्म है, तो वैसे में हम देख सकते हैं कि x एक्सिस पे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पोटेंशियल हम लोग को मालूम है और पॉजिटिव x में जाने के बाद पोटेंशियल घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके घटने के रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे और चूंकि हम लोग x के तरफ जा रहे हैं इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट होगा। रेट ऑफ डिक्रीमेंट, तो आप देखिए ना कितना घट रहा है पोटेंशियल। तो ये 10 है, ये 8 हो गया, तो ये 2 वोल्ट घट जा रहा है 1 मीटर चलने पे। आप कहीं से भी देख सकते हैं, ये 10 से 6 हो गया लेकिन इसको 2 मीटर चलना पड़ा। मतलब 4 वोल्ट को घटने में 2 मीटर चलना पड़ता है, तो 1 मीटर में ये 2 वोल्ट घट जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 वोल्ट घट रहा है पर मीटर, इसलिए x के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वोल्ट पर मीटर।
तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये तो मैथमेटिकल फॉर्म है, E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, और अगर स्टेटमेंट देखें तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल विथ आर या एलोंग आर, ये ज़्यादा अच्छा है, एलोंग आर, आर के तरफ पोटेंशियल घटने के रेट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब जैसे देखिए, मतलब अगर लैंग्वेज का सवाल देना हुआ तो कैसे देगा, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल along x and z axis are 3 volt per meter and 7 volt per meter, while increment of rate of increment of electric potential along y axis is 2 volt per meter. Find electric field in space. तो ये एक सिंपल सा सवाल है, थ्योरेटिकल सा सवाल है। आप देखिए, घटने का रेट x और z के तरफ 3 वोल्ट पर मीटर और 7 वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब x के तरफ घटने का रेट 3 वोल्ट पर मीटर, घटने का रेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग x, मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि x के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 वोल्ट पर मीटर। x के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब है x के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटने का रेट, और ये बता रखा है 3 वोल्ट पर मीटर। Z के तरफ घटने का रेट बता रखा है 7 वोल्ट पर मीटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का Z कंपोनेंट ये है 7 वोल्ट पर मीटर। अब अगर Y की बात करें तो यहां रेट ऑफ इंक्रीमेंट है Y के लॉन्ग, और ये दे रखा है 2 वोल्ट पर मीटर, बढ़ने का रेट 2 वोल्ट पर मीटर, तो घटने का रेट -2 वोल्ट पर मीटर, मतलब Z ये Y के एलोंग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लिखा जाए तो ये -2 वोल्ट पर मीटर। समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन यहां स्टेटमेंट में लिखा कि इंक्रीमेंट का रेट 2 वोल्ट पर मीटर है, अपने को तो डिक्रीमेंट चाहिए, तो जब इंक्रीमेंट 2 वोल्ट पर मीटर, इसका मतलब डिक्रीमेंट -2 वोल्ट पर मीटर, और डिक्रीमेंट को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का Y कंपोनेंट -2 वोल्ट पर मीटर है, मतलब ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव Y में नहीं, नेगेटिव Y में। अब पूछा है स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब तीनों कंपोनेंट मालूम चल गए हैं तब तो EX I कैप, EY J कैप और EZ K कैप, इसका मतलब 3I कैप 7J कैप -2 K कैप। तो ये स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। तो कभी सवाल इस तरीके से भी दे सकता है, सवाल देने का एक पैटर्न ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक एक्सिस पे कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल बता दे और वहाँ पे अलग अलग पोजीशन को मार्क कर दे, और आप पोजीशंस को देखकर बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब देखिए, एक तरीका आपसे ये भी पूछ सकता है, ये समझने के लिए है, जैसे इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E है और ये कोई लाइन है, चलिए लाइन 2 लाइन लेंगे, ये लाइन 1 है, ये कोई दूसरा लाइन 2 है, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा। अभी आप बताइए रेट ऑफ डिक्रीमेंट
इन पोटेंशियल एलोंग लाइन 1, ये कितना होगा? और रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एलोंग लाइन 2, ये दो बात बताइए। ये बता रखा है कि इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो लाइन 1 की तरफ पोटेंशियल घटने का रेट क्या, लाइन 2 की तरफ पोटेंशियल घटने का रेट क्या? तो एक बार बेसिक डेफिनेशन पे आइए। रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एलोंग डायरेक्शन, ये तो उस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब पहला स्टेटमेंट बस यही जानना चाह रहा है कि लाइन 1 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। मतलब इसका सीधा मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग लाइन 1, मतलब या तो आपसे रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एलोंग लाइन 1 पूछ ले, या फिर सीधे बोल दिया होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड एलोंग लाइन 1 बताइए। दोनों सेम चीज है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लाइन 1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इसका कंपोनेंट इस तरफ E कॉस अल्फा होगा, मतलब ये वाली चीज E कॉस अल्फा होगा। तो ये सवाल देने का तरीका है, आपसे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ना पूछ के उसी को थोड़ा घुमाकर बोल सकता है कि आप रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। अब ये बात आपके समझ में आ रहा होगा कि ये रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एलोंग लाइन 2 कहने का मतलब है कि लाइन 2 के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पे E है और ये लाइन 2 के साथ बीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब है लाइन 2 के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट E कॉस बीटा है, मतलब इसका आंसर E कॉस बीटा है। तो बहुत बार इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछ लेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब ग्राफिकल सवाल भी आते हैं। जैसे अगर आप बेसिक डेफिनेशन को देख लीजिए तो E बराबर माइनस dv बाई dr, यही लिखते हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है स्लोप, डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है स्लोप, और अगर माइनस लगा हुआ है तो ये नेगेटिव ऑफ स्लोप। लेकिन स्लोप कौन से ग्राफ का, v का r के साथ। थोड़ा और एक्सप्लिसिट हो लेते हैं, ये तो r इन जनरल पोजीशन वेक्टर है, तो ये स्पेस में x y z तीनों को ही डिफाइन करेगा। तो अगर हमसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट पूछ ले तो वैसे केस में हम लोग केवल x के तरफ डिक्रीमेंट निकालेंगे, y और z से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन y और z के तरफ नहीं लगाना, केवल x के तरफ लगाना। और इसको दिखाने का तरीका होता है ये सिंबल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड x के तरफ निकालना चाह रहे हैं। मतलब जो भी वेरिएशन या जो भी डिक्रीमेंट है केवल x के तरफ देखा जाए पोटेंशियल का, y और z की तरफ अगर कुछ है भी तो इससे यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं बनता, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड x के तरफ ढूंढना चाह रहे हैं। ध्यान रखिए, जब ये सिंबल पड़ गया तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब होता है कि जो नीचे लगाया है केवल वही वेरिएबल है, बाकी सारे चीज़ें कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पे y एंड z आर ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स। ठीक वैसे ही अगर कोई आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट पूछ ले तो फिर से डिक्रीमेंट केवल y की तरफ देखना है, बाकी x और z से कोई मतलब नहीं है। मतलब ये निकालते वक्त हम लोग x और z अगर इक्वेशन में है भी पोटेंशियल के तो उसको हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। लाइकवाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट पूछा जाए, और ये आप लिख लीजिएगा कि यहाँ पे x और y को
कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। अब ये तीनों टुकड़े आ गए और अगर कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो एक्स कंपोनेंट मतलब ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप पोटेंशियल का, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ई एक्स ई वाई और ई जेड का, जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। वी इसको थोड़ा बाहर रखते हैं तो ये माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और ये है पोटेंशियल। तो ये एक वेक्टर टर्म है, इसको हम लोग पहले भी 11th में देखे थे, इसको ग्रेडियंट या नेबला NABLA पढ़ते हैं, और इसको हम लोग उल्टे ट्रायंगल के सिंबल से डिनोट करते हैं। और ये पोटेंशियल, तो ये पोटेंशियल, और ये माइनस साइन को आप चाहिए तो बाहर निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, माइनस बाहर निकाल लिया तो ये माइनस। इसको क्या पढ़ते हैं फिर, ये अभी जस्ट बोले ये ग्रेडियंट है और ये पोटेंशियल एक फिजिकल स्केलर टर्म है। तो आप देख सकते हैं ये एक वेक्टर है जिसका वैल्यू इसके बराबर है, उसको एक स्केलर पे जब ऑपरेट किया जाएगा और माइनस साइन लगा दें तो जो फिजिकल क्वांटिटी मिलने वाला है उसको हम लोग मैथमेटिकली या फिजिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दिए हुए हैं। ये जो ट्रायंगल है ना, ये एक तरह का ऑपरेटर है जो कि इस वक्त अगर कोई स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट कर दिया जाए तो वैसे में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना है और वो स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल होना चाहिए। तो बस हम लोग एक स्टेटमेंट लिख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आखिरी वाला जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। ग्रेडियंट जहाँ पे हम लोग ग्रेड या नेबला, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसको किसी भी स्केलर पे ऑपरेट किया जा सकता है। एक और बात, बहुत बार हमसे सवाल पूछता है कि ये गिवन फील्ड प्रूफ कीजिए कि कंजर्वेटिव नेचर रखता है या नॉन कंजर्वेटिव नेचर। एक फील्ड का एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो ये पता करने का बहुत आसान तरीका है, ग्रेड क्रॉस ई, इसको डाइवर्जेंस की है, कर्ल ऑफ ई भी कहते हैं। ये अगर जीरो हो जाए तो वैसे केस में ई इज कंजर्वेटिव। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, मतलब वैसे तो काम का नहीं है लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। अब तक हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव ऑफ ग्रेड ऑफ ई, ये वेक्टर चीज है, एक वेक्टर का नेगेटिव ऑफ ग्रेड ऑफ वी। तो एक काम करते हैं, हम लोग को यहाँ ग्रेड क्रॉस ई है तो दोनों तरफ एक क्रॉस प्रोडक्ट विथ ग्रेडियंट, दोनों साइड ले लीजिए। तो वैसे में लेफ्ट साइड डेल या ग्रेड क्रॉस ई बराबर नेगेटिव ऑफ ग्रेड क्रॉस ग्रेड इंटू वी। और क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का खुद के साथ क्रॉस हमेशा जीरो होता है। मतलब यहाँ राइट साइड जीरो हो गया तो ग्रेड क्रॉस ई बराबर जीरो।
और ये पोटेंशियल डिफाइन ही होता है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा रहा है वो कंजर्वेटिव है, मतलब यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जा रहा है कंजर्वेटिव है। मतलब अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो ग्रेडियंट क्रॉस ई मस्ट बी जीरो होना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है ये पहचानने का कि गिवन फील्ड कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो चीज़ें हैं उसमें बस ये बातें आपको याद रखना है। कभी सवाल पूछ दे कि कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, तो सीधे ग्रेडियंट क्रॉस ई बराबर जीरो, ग्रेडियंट क्रॉस ई को सॉल्व कीजिए, जीरो आ गया तो कंजर्वेटिव, जीरो नहीं आया तो नॉन कंजर्वेटिव। अब अगर एक बार दोबारा से बेसिक पे लौटे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख रहे थे माइनस dv अपॉन dr। अगर इसको देखा जाए तो ये है नेगेटिव ऑफ द स्लोप इन VR ग्राफ। तो बहुत बार हमसे सवाल ग्राफ के थ्रू पूछता है। जैसे हम एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल लेकर इसको समझाने की कोशिश करते हैं। एक VR ग्राफ है कुछ इस तरीके का, R मीटर में है, V वोल्ट में है, कुछ डेटा है हमारे पास, 2 मीटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 12 वोल्ट है, 5 मीटर पे भी 2 से लेकर 5 मीटर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसिस्टेंट 12 वोल्ट है, और ये 9 मीटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर से जीरो हो गया। फिर हमसे पूछेगा कि 0 से लेकर 9 के बीच में कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताइए। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये चूंकि V और R का ग्राफ बता रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको नेगेटिव स्लोप लेना पड़ेगा, मतलब स्लोप ले लीजिए और फिर उसमें माइनस लगा दीजिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 से लेकर 2 मीटर तक ग्राफ में कहीं भी हम टेंजेंट बनाएं तो सब जगह स्लोप सेम होगा और वो स्लोप tan थीटा के बराबर होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो अभी मतलब 0 से 2, R बराबर 0 टू R बराबर 2 के बीच में हम बातें कर रहे हैं, या उसको ऐसे लिख लीजिए, R जब 2 और 0 के बीच में है उस वक्त की बातें कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव ऑफ स्लोप, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक लेकर कहीं भी स्लोप बनाइए आपको tan थीटा मिलेगा स्लोप, स्लोप tan थीटा, उसमें नेगेटिव लगा दीजिए, नेगेटिव स्लोप। अब tan थीटा को हम लोग यहाँ पे ग्राफिकली कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये वाला 12 वोल्ट के बराबर है और ये वाला 2 मीटर के बराबर है, इसका मतलब माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2। ये इंफॉर्मेशन हम लोगों को ग्राफ से मिल रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो ये है -6 वोल्ट पर मीटर। मतलब 0 से लेकर 2 मीटर के बीच में किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड -6 वोल्ट पर मीटर के बराबर है। ठीक वैसे ही अगर R 2 से लेकर 5 मीटर के बीच में देखा जाए, यहां से लेकर यहां तक, तो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ये नेगेटिव ऑफ स्लोप, मतलब नेगेटिव tan थीटा, और चूंकि यहां पे ग्राफ पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसका मतलब है कि ये इसके साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, मतलब माइनस tan 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मतलब 2 से 5 मीटर के बीच में किसी भी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है। तो बच्चों आप खुद से कोशिश कीजिएगा
कि ये 5 से लेकर 9 मीटर के बीच में क्या होगा। मतलब आप 5 मीटर से 9 मीटर के बीच में आंसर लाने की कोशिश कीजिएगा। हम बस आंसर बता देते हैं, ये 12 और ये 4 3, तो ये 3 वोल्ट पर मीटर पॉजिटिव, ये आपका आंसर होना चाहिए। आप इसको खुद से लाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये सारी बातें आप एक बार कॉपी कर लीजिए। तो ये सारे अब तक जो हम लोग देख रहे थे सब के सब एक कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थे उसमें। अभी हम लोग एक सवाल से उसी चीज़ को दिखाएंगे। मान लीजिए हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर कोई एक फंक्शन दिया है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड, कोई इस तरह का फंक्शन है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। अगर पोटेंशियल है तो डेफिनेटली कोई ना कोई फील्ड भी होगा, किसी न किसी फील्ड का ही ये पोटेंशियल होगा। अभी हमसे जानना चाह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 2 3 if electric field at origin ये 0, ये इनिशियल कंडीशन दे दिया, और 1 2 3 ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा। मतलब पोटेंशियल बता रखा है और हम लोगों से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच के रिलेशन को याद कर लीजिए, E बराबर -dV/dr। लेकिन ये चूंकि x y z का फंक्शन है तो आपको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट को निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख लीजिए v ये फंक्शन ऑफ x y z है। इसका सीधा मतलब है कि Ex भी निकाला जाएगा, Ey भी निकाला जाएगा और Ez निकाला जाएगा, और ये तीनों निकालने के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी जगह पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट हम लोग देखे हैं कि -dV/dx, मतलब -d/del/x, और ये x³ y² z, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है और ये आप 11th में भी देखे होंगे। इसका सीधा मतलब है कि x को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। मतलब ये y² z ये बिल्कुल कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है। और आपको डिफरेंशिएट करना है x³ वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो ये हम लोगों को 3x² मिलना है, मतलब -3x² y² z, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट। अब ठीक वैसे ही इसी चीज़ को रेप्लिकेट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट -del/v/del y, मतलब पोटेंशियल को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z ये कांस्टेंट है, ये बाहर। y² को अगर y के साथ डिफरेंशिएट किया जाए तो 2y, तो y यहाँ लिख रहे हैं, 2 यहाँ लिख रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट। और सिमिलरली z कंपोनेंट की बात करेंगे तो -del/v/del z, यहाँ पे x और y कांस्टेंट मिलेगा, -x³ y²। अब z को z के साथ डिफरेंशिएट किया जाए तो 1 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंपोनेंट आ गए, जिसने इन तीनों ने मिलकर स्पेस में जो पोटेंशियल क्रिएट करा है वो कुछ इस तरीके के फंक्शन का है। क्योंकि पोटेंशियल बिना फील्ड का नहीं हो सकता, फील्ड में ही पोटेंशियल होता है। तो अगर पोटेंशियल है तो डेफिनेटली फील्ड भी है, और वो फील्ड कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि केवल कंजर्वेटिव फील्ड का ही पोटेंशियल होता है, नॉन कंजर्वेटिव का पोटेंशियल नहीं होता। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इनिशियल कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, वो तो जैसे ही आप 0 0 0 रखेंगे वो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड EXi प्लस EYj प्लस EZk, मतलब -3x² y² z i कैप -2
एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब, ये वाई और ये जेड जे कैप, माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और ये जेड कंपोनेंट है मतलब के कैप, ये आई कैप जे कैप और ये के कैप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल इक्वेशन है एक्स वाई जेड के टर्म में। और अब हमसे स्पेसिफिक जानना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए 1 2 3, मतलब जहां x है वहां 1 रखिए, जहां y है वहां 2 रखिए और जहां z है वहां 3 रखिए। तो ये 1, ये 2 और 2 4 और ये 3, तो 4 3 12 3 36, तो -36 आई कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है इस जगह पे। अगर y कंपोनेंट की बात करें तो x के जगह 1 रखिए, y की जगह 2, z की जगह 3, 3 2 6 2 12, तो -12 j कैप। और अगर z कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये है 1, ये 2, तो 2 2 4, तो -4 k कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल इक्वेशन किसी भी एक्स वाई जेड पे और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर पूछ ले रहा है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि पोटेंशियल किसका फंक्शन है। पोटेंशियल जिसका भी फंक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के वही सारे कंपोनेंट मिलेंगे। और अगर आपने एक बार इसको देख लिया होगा तो एक बार जल्दी से आप इसको करने की कोशिश कीजिए कि पोटेंशियल बराबर साइन एक्स प्लस वाई, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। एक बार इसको जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए और कीजिए। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल x और y का फंक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का x और y कंपोनेंट दोनों लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसी को पहचानते हैं। यहाँ पोटेंशियल ये फंक्शन ऑफ x एंड y, इसका मतलब हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट चाहिए। सवाल थोड़ा चेंज करते हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई स्पेसिफिक पॉइंट दे देते हैं एट 0,π/4, एक स्पेसिफिक पॉइंट, इस पॉइंट पे बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो पहले हम लोग जनरल इक्वेशन लिखेंगे, फिर उसमें x के जगह 0 और y के जगह π/4 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x और y दोनों का फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट ये -del(v)/del(x) के बराबर, मतलब पोटेंशियल को डिफ्रेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है माइनस कॉस, y तो कांस्टेंट है तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, और जो कांस्टेंट है वो वैसे ही सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ये तो डिफ्रेंशिएशन जो आप जानते होंगे। ठीक वैसे ही -del(v)/del(y), मतलब ये भी माइनस कॉस, यहाँ x कांस्टेंट है, साइन y को डिफ्रेंशिएट करेंगे y के लिए तो ये y ही मिलेगा, और चूंकि x कांस्टेंट है तो वैसे सब्स्टिट्यूट रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के x और y दोनों कंपोनेंट आ गए। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस x कंपोनेंट, मतलब x कंपोनेंट आई कैप, तो माइनस कॉस x प्लस वाई आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, मतलब माइनस कॉस x प्लस वाई जे कैप। ध्यान दीजिएगा ये टर्म्स दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये x के तरफ है और ये y के तरफ है। अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, जैसे 0π/4 ये पॉइंट दिया हम लोगों को, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और जहाँ y है वहाँ π/4, तो 0 + π/4 π/4 आई कैप। ठीक वैसे ही यहाँ भी x प्लस y का मतलब π/4 है, तो माइनस कॉस π/4 जे कैप, मतलब π/4 मतलब 1/√2, तो -1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ ले 0π/4 पे, तो √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1/2,
इसका भी स्क्वायर 1/2 मतलब 1 वोल्ट पर मीटर। तो इस तरीके से आपको सवाल में ध्यान रखना है कि पोटेंशियल किसका फंक्शन है। पोटेंशियल जिसका भी फंक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे आपको। तो आप एक बार जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोलर कोऑर्डिनेट में दिए जाएंगे, मतलब आर और थीटा के फंक्शन में दिए जाएंगे। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट कहने का मतलब होता है कि आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आर और थीटा का फंक्शन है। ये बात आप लोग जानते होंगे। ये एक प्लेन में किसी भी पॉइंट को दिखाने का तरीका होता है। जैसे सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक रेफरेंस लाइन लेते हैं। ये रेफरेंस लाइन है और किसी पॉइंट को अगर दिखाना है तो इस पॉइंट को दिखाने के लिए हम लोग को दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिक्वायरमेंट होगा। पहली बात कि ये पॉइंट P इस C पॉइंट से कितने दूरी पे है, और दूसरी बात ये जो लाइन बन रहा है वो रेफरेंस के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो ये इन दो चीज़ों से P पॉइंट का पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसलिए P पॉइंट का कोऑर्डिनेट r थीटा लिखते हैं। मतलब आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट होता तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और फिर इस रेफरेंस से एंगल। तो कुल मिला के इस प्लेन में किसी भी पॉइंट को बताने का एक और तरीका होता है जिसमें एक लेंथ और एक एंगल का हेल्प लिया जाता है। जैसे आप XYZ के हेल्प से भी बताते हैं, पर एक प्लेन में बताने का एक दूसरा तरीका है जिसमें हम लेंथ और एंगल का यूज करते हैं, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ये एक प्लेन में सारे पॉइंट्स को बताने के लिए हेल्पफुल होता है। तो बहुत बार आपको पोटेंशियल पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर और थीटा के टर्म में भी होगा। तो वैसे केस में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। जैसे मान लीजिए पोटेंशियल है तो एक कंपोनेंट होता है रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट कहने का मतलब आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में ई आर, और दूसरा होता है ई थीटा मतलब टेंजेंशियल, मतलब इससे परपेंडिकुलर। तो इस टुकड़े को हम लोग नाम देते हैं ई थीटा। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग आर थीटा लिखते हैं। और अगर यहाँ का पोटेंशियल V बता रखा है तो वैसे केस में हम लोग इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए हम लोगों को दो कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लोग ये दोनों कंपोनेंट देख लेंगे कि V के टर्म में कैसे होते हैं। हमारा मतलब केवल रिजल्ट से है। तो अगर पोटेंशियल पोलर कोऑर्डिनेट में दे रखा, मतलब R और थीटा के टर्म में दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट माइनस डेल V अपॉन डेल R होता है। ये रेडियल कंपोनेंट मतलब ये कंपोनेंट माइनस डेल V अपॉन डेल R। ठीक वैसे ही एक और कंपोनेंट, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट कहते हैं हम लोग, ई थीटा के नाम से लिखते हैं, और ये होता है -1/r डेल V अपॉन डेल थीटा। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर पोटेंशियल दिया जाए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा। ऐसा नहीं कि XYZ का फंक्शन दे रखा है और आप इसको लगाने बैठ गए, क्योंकि XYZ का फंक्शन दे रखा मतलब वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा है। तब तो आपको फिर कार्टेशियन से जैसे EX, EY, EZ निकालना पड़ेगा। अगर पोटेंशियल R और थीटा के टर्म में लिखा है, इसका मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा है, और फिर वैसे केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट इस फॉर्मूले से निकालना होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट इस कंपोनेंट से निकालना पड़ेगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये पोलर, ये रेडियल और ये टेंजेंशियल आपस में 90 डिग्री पे होते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहीं भी हो सकता है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और दोनों कंपोनेंट अगर मालूम है तो आप रिजल्टेंट लिख सकते हैं रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है।
तो ये जल्दी से आप इसको लिख लीजिए और इसको गेट बाय हार्ट एकदम याद कर लीजिए। अगर पोटेंशियल पोलर फॉर्म में दे रखा है, आर और थीटा का फंक्शन है, तो वैसे केस में रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। और अगर ये दोनों कंपोनेंट आ गए तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल के आ जाए। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा होता है अभी बताया कि एक रेफरेंस लाइन होता है, सारे डिस्टेंस उस रेफरेंस लाइन के किसी एक पॉइंट सी से मेजर किए जाते हैं और फिर वहाँ से एंगल भी मापा जाता है। तो किसी पॉइंट को बताने के लिए हमको एक लेंथ का रिक्वायरमेंट होगा और साथ ही साथ एंगल का रिक्वायरमेंट होगा। जैसे 2 मीटर दूर 30 डिग्री पे तो हम लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। इस तरीके से हम लोग स्पेस के पॉइंट, एक प्लेन के पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें, ये थीटा केवल एक प्लेन में ही घूम पाता है। मतलब ये केवल 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। 3D इसका एक्सटेंशन है जिसको हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए और इसमें हम लोग अभी एक सवाल करेंगे। जैसे हमारे पास सवाल है पोटेंशियल बराबर 2r²। आप देख सकते हैं पोटेंशियल यहाँ पे सीधे r का फंक्शन है, मतलब इसका फंक्शन है, थीटा नहीं है, थीटा नहीं है। लेकिन ये एक्स वाई जेड भी तो नहीं है, मतलब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो नहीं है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। और हमसे जानना चाह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट कोई पॉइंट है 1 2 3। तो सबसे पहली बात आपको ये पहचान लेना है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या पोलर, वो तो देख कर ही पहचान लिए, क्योंकि ये r का फंक्शन है, मतलब पोलर ही होगा। कार्टेशियन होता तो एक्स वाई जेड का फंक्शन होता, मतलब ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और केवल r का फंक्शन है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल रेडियल कंपोनेंट होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा। और अभी हम लोग देखे थे कि ये होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल आर, और अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए r² को r के रिस्पेक्ट में, ये 2r मतलब माइनस 4r। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट। अगर आप वेक्टर में लिखना चाहें तो वेक्टर लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि थीटा का कोई फंक्शन ही नहीं है, थीटा का फंक्शन है ही नहीं, तो डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, आर को तो कांस्टेंट लेना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसलिए 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तब तो केवल रेडियल बच जाएगा, मतलब -4r²। आप चाहें तो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये 1 2, आप चाहें तो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे अगर आपके पास रैंडम सा कोई पॉइंट P है और अगर एक्स वाई सिस्टम में लिखना चाह रहे हैं तो ये r वेक्टर बराबर xi प्लस yj होता है। अगर कार्टेशियन में लिख रहे होते तो, क्योंकि P पॉइंट का अपना कोई कोऑर्डिनेट भी होता कार्टेशियन सिस्टम में। ये r वही पोजीशन वेक्टर है, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं ये xi प्लस yj। x की जगह पे 1 है, y की जगह पे 2 है, तो -4 ये i प्लस 2j। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस है। तो इस तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कार्टेशियन सिस्टम में दे रखा या फिर पोलर सिस्टम में दे रखा। जैसे एक सवाल हम लोग और, पोटेंशियल मान लीजिए हमको ले रखा है KP cos थीटा डिवाइडेड बाई r²। फाइंड ER, E थीटा एंड E, ऐसा पूछ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पोटेंशियल आपका r और थीटा दोनों का ही फंक्शन में है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये सारे टुकड़े लाने की, और फिर आपका आंसर आ जाए तो वीडियो को प्ले करके आप मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देखिए पोटेंशियल, ये फंक्शन
आर का भी है और थीटा का भी है। मतलब ये तो क्लियर हिंट है कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और चूंकि ये दोनों का ही फंक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों टुकड़े निकाले जाएंगे, आर रेडियल टुकड़ा माइनस डी वी डेल वी अपॉन डेल थीटा, मतलब केवल सॉरी डेल वी अपॉन डेल आर, मतलब केवल आर को डिफ्रेंशिएट करना है, इसके अलावा बाकी चीज़ों को बाहर रखना है। यहाँ पे के और पी कांस्टेंट है, वो सवाल में लिखेगा के पी, ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। तो कुल मिला के आर को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब के पी कॉस थीटा बाहर रखा जाएगा, तो माइनस के पी कॉस थीटा डेल अपॉन डेल आर वो 1/r, 1/r का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/r स्क्वायर। एक मिनट, ये 1/r स्क्वायर, अभी 1/r स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, इसका मतलब है कि -2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अगर इस डिफ्रेंशिएशन की बात कर लिए तो -2 डिवाइडेड बाई आर क्यूब। अब ये सब्स्टिट्यूट, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस माइनस प्लस 2kp कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल कंपोनेंट है अगर पोटेंशियल इस फंक्शन में दिया गया है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता क्योंकि पोटेंशियल थीटा का भी फंक्शन है, मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। उसको थोड़ा हम यहाँ पे फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। टेंजेंशियल कंपोनेंट -1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, मतलब इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो पोटेंशियल को केवल थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो थीटा के अलावा बाकी जितने टर्म हैं सब कांस्टेंट है, मतलब kp/r स्क्वायर बाहर कर लीजिए। यहाँ पहले से 1/r है, तो मतलब ये r क्यूब डेल अपॉन डेल थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, मतलब माइनस माइनस प्लस के पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट। मतलब अगर ये रेफरेंस लाइन है, ये पॉइंट सी है, यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट आर थीटा से दिया गया, और इस पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया गया, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी, इस पॉइंट का पोटेंशियल के पी मत लिखिए, ए लिखिए, क्योंकि पी हम लोग और एक कांस्टेंट की तरह वहाँ यूज कर चुके हैं। के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये बता दिया गया। कार्टेशियन यूज कर रहे हैं तो ये लेंथ आर रहा होगा, ये एंगल थीटा रहा होगा। तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टुकड़े मिलेंगे, एक टुकड़ा रेडियल कंपोनेंट है और ये रेडियल कंपोनेंट 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब के बराबर है, जबकि इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होगा, ये ई थीटा, और ये kp साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब के बराबर है। मतलब अगर पोटेंशियल पोलर में है तो आप देख सकते हैं उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टुकड़े निकल के आ रहे हैं, एक रेडियल कंपोनेंट जो आर के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है, दूसरा टेंजेंशियल जो थीटा के इंक्रीजिंग टेंजेंट की तरफ है। इसका मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये उन दोनों का रिजल्टेंट होगा, मतलब ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और चूंकि ये दोनों पहले से 90 डिग्री पे है, इसका मतलब है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर रूट रेडियल स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों में के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब कॉमन है, तो इसको हम बाहर ही कर लेते हैं, और ये अंडर रूट, ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब 4 कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को एक कॉस स्क्वायर थीटा दे दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1, और चूंकि यहाँ से आपने एक निकाल लिया तो ये बच गया 3। तो ये है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, के पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बार आपसे ये भी पूछ लेगा, जैसे यहीं पे हम ये पूछते, इसी का सेकेंड पार्ट, फाइंड एंगल
मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विथ रेफरेंस। सवाल आपसे ऐसा भी पूछ सकता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो रेफरेंस लाइन के साथ कितना एंगल बना रहा है, मतलब आपसे ये एंगल वो जानना चाह रहा है, ये एंगल। चलिए इस एंगल को हम ओम नाम दे देते हैं, मतलब ये ओम कितना है ये जानना चाह रहा है। तो आप सोचिए, ये तो ज्योमेट्री है, इसमें कोई मैथमेटिक्स उस तरह का नहीं है। थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, गिच पिच लगेगा नहीं तो। अब ये एंगल निकालना है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल दिस प्लस दिस के बराबर होगा। अगर इस एंगल को अल्फा मान लें तो एक बात तो क्लियर है कि जिस एंगल को ढूंढा जा रहा है वो थीटा प्लस अल्फा है। लेकिन ये थीटा तो सवाल में दे रखा था, इसका पोजीशन ही थीटा था। अल्फा नहीं मालूम तो अल्फा हम लोग को निकालना पड़ेगा, और हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो अल्फा हम लोग इस जगह से निकाल सकते हैं। tan अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ तो tan अल्फा बराबर ई थीटा डिवाइडेड बाई ई आर। ई थीटा आपको मालूम, ई आर मालूम, के पी बाई आर क्यूब कॉमन, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस थीटा, मतलब tan थीटा डिवाइडेड बाई 2, मतलब tan अल्फा बराबर tan थीटा बाई 2, देयरफॉर अल्फा बराबर tan इनवर्स tan थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब जो एंगल पूछ रहा था, तो एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेफरेंस, जिसको कि हम लोग ओम नाम दिए हैं, ये ओम बराबर थीटा प्लस अल्फा, जहाँ पे अल्फा ये यहाँ से हम लोग को मालूम चल गया। तो इस तरीके से सवाल आते हैं। और फिलहाल जो अभी हम लोग ये सवाल कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक बेसिक रिजल्ट है, जो कि अभी से एक क्लास बाद, मतलब अगला क्लास को छोड़कर अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहे होंगे, और उसमें ये चीज़ बहुत क्लियरली इसको दोबारा से हम लोग डिराइव कर रहे होंगे। तो ये कायदे से डाइपोल का रिजल्ट है, पर अभी चूंकि आपको मालूम नहीं है तो हमने इसको एक सवाल के तौर पे करवा दिया कि अगर पोलर कोऑर्डिनेट में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम है तो फिर आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो आप एक बार जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखा। अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम हो तो सबसे पहले तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन देखा मैथमेटिकल फॉर्म में कि इट इज़ रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ आर। जिस भी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस तरफ पोटेंशियल घटने का जो रेट है, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दैट लाइन। फिर दो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अलग अलग तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट निकालना सीखा। फिर एक बात हम लोगों ने ये भी देखा कि बहुत बार अगर हमसे पूछता है कि ये फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो हमारे पास एक तरीका है कि हम लोग ग्रेडियंट क्रॉस एफ ई अगर 0 है तो फील्ड कंजर्वेटिव होगा, और अगर ग्रेडियंट क्रॉस ई 0 नहीं है तो फिर वो फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगा। जैसे एक सवाल कर लेते हैं छोटा सा, जैसे एक ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर, कोई फील्ड ए है और ये दे रखा है ए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और हमसे जानना चाह रहा है कि क्या ये फील्ड कंजर्वेटिव है। इज दिस फील्ड कंजर्वेटिव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फील्ड ऑलरेडी हम लोग को कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, और हमसे ये जानना चाह रहा है कि ये बताइए कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है।
तो वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप एक दो पॉइंट ले लीजिए, वर्क डन निकाल लीजिए रास्ते का, अगर फंक्शन नहीं आया तो ये कंजर्वेटिव होगा। लेकिन सबसे आसान तरीका है कि आप ग्रेडियंट क्रॉस ए निकालिए। जो भी जिसके बारे में बोला गया कि कंजर्वेटिव है या नहीं है, उसका ग्रेडियंट के साथ क्रॉस लीजिए। क्रॉस निकालना हम लोग जानते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, फिर ये ग्रेडियंट वेक्टर, ये तो डेल अपॉन डेल एक्स, वाई कंपोनेंट डेल अपॉन डेल वाई, और इस वेक्टर का जेड कंपोनेंट डेल अपॉन डेल जेड। फिर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स, एक्स कंपोनेंट एक्स है, सॉरी ए एक्स है, वाई कंपोनेंट ए वाई है, और जेड कंपोनेंट जीरो। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा। आई कैप, ये रो ये कॉलम बेकार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये जीरो माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए वाई, ये हम लोग को सॉल्व करना आता है डिटर्मिनेंट। फिर पहला प्लस में था तो दूसरा माइनस जे, ये रो और ये कॉलम बेकार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पहला मिला जीरो, दूसरा मिल रहा है माइनस डेल अपॉन डेल जेड ए एक्स, फिर प्लस के कैप, ये रो ये कॉलम बेकार, पहला मिल रहा है ये, मतलब डेल अपॉन डेल एक्स ए वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स। अब इसी को सॉल्व करेंगे। अगर ये जीरो हो गया तो ये अपना गिवन फील्ड कंजर्वेटिव, अगर ये जीरो नहीं हुआ तो ये फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है। अब पहले वाले टर्म को देखिए, इस डिफरेंशियल में वेरिएबल जेड है, जबकि यहाँ पे ए और वाई है। ए तो पहले से ही कांस्टेंट है, इसके बारे में मालूम है कि ये कांस्टेंट है, और चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है तो जेड को छोड़कर बाकी सारे वेरिएबल्स को हम लोग कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब यहाँ पे वाई भी कांस्टेंट है क्योंकि वेरिएबल जेड है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। वही चीज़ यहाँ भी है, वेरिएबल जेड है तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। यहाँ भी वही चीज़ देख सकते हैं, वेरिएबल x है तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। यहाँ भी देख सकते हैं, वेरिएबल y है तो x को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका भी डिफरेंशिएशन जीरो। तो आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट जीरो के बराबर है। मतलब ग्रेड क्रॉस ई या कर्ल ऑफ ए भी बोलते हैं इसको, आप तो ग्रेड ही याद रखिए, ग्रेड क्रॉस ए ये जीरो आ गया, और अगर ये जीरो आ गया तो इसका सीधा मतलब है कि ए एक कंजर्वेटिव फील्ड है। मतलब इट मीन्स ए इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो आईआईटी बहुत बार इस तरह के सवाल पूछे हैं जहाँ पे आपको फील्ड का फंक्शन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि बताइए ये कंजर्वेटिव है या नहीं है। तो ये पता करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि ग्रेडियंट क्रॉस उस वेक्टर को लगाइए, अगर वो जीरो आ गया तो फील्ड कंजर्वेटिव, जीरो नहीं आया तो फील्ड नॉन कंजर्वेटिव। तो बच्चों अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। इस क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना सीखा, तो अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा और हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप सारी बातें समझ रहे होंगे। कोई डाउट रह जाता है तो आप फिर आपसे पूछ सकते हैं किसी भी चैनल से जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन देख रहे थे, और हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में EX, EY, EZ निकालना सीखा। फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे करते हैं फिर हम लोगों ने ये भी देखा था। और उसके बाद अगर फील्ड कंजर्वेटिव है तो आप कैसे पता करेंगे कि ये गिवन फील्ड कंजर्वेटिव है, ये भी तरीका हमने देखा था। अगर पिछला लेक्चर आपने रिवाइज नहीं किया है, नहीं पढ़ा, तो पहले आप उसको देख लीजिए, वो काफ़ी रेलेवेंट है और IIT और नीट उससे काफ़ी सवाल पूछते रहते हैं। उस पार्ट में एक केस बच गया था जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर गिवन हो तो आप पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अभी के लेक्चर में हम लोग कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, तो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। तो इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस डी वी डी आर और ये आर कैप, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग ये भी देख चुके थे कि डी वी बराबर माइनस इंटेग्रल डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर। अब देखिए, डी आर लिखने का मतलब है कि ये तीन चीज़ें हो सकती है। अगर कार्टेशियन में देखा जाए, आप किसी भी तरफ थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर में बदलेंगे तो देयर आर चांसेस कि एक्स में भी थोड़ा बदलाव हो जाए, इन जनरल वाई में भी थोड़ा बदलाव हो सकता है और जेड में भी थोड़ा बदलाव हो सकता है। मतलब डी आर वेक्टर को अगर लिखना है तो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, उसके तीनों कंपोनेंट। ठीक वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये वेक्टर है तो इसके भी तीन टुकड़े रहेंगे, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। तो अगर एक बार इसको एक्सपैंड कर लिया जाए, इन दोनों का डॉट ले लिया जाए तो ये मिलने वाला है ई एक्स डी एक्स। ये हम लोग जानते हैं, डॉट में आई कैप का कॉफिशिएंट आई कैप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे कैप का कॉफिशिएंट जे कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और के कैप का कॉफिशिएंट के कैप के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हम लोग 11th में वेक्टर में शुरू में पढ़े हैं। तो माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड, ये डी वी के बराबर है। अगर वी चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और जब इंटीग्रेट करेंगे तो प्रॉपर लिमिट लगाना पड़ेगा। और जैसे अगर लिमिट लगाना है तो फिर आपको इनिशियल से फाइनल तक, क्योंकि आप एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे होंगे तो किसी सेकंड पोजीशन का पोटेंशियल माइनस फर्स्ट पोजीशन, क्योंकि इस इक्वेशन से तो आपको डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ही मालूम चलेगा। तो राइट साइड में इंटीग्रेट कर लीजिए, लेफ्ट साइड में आपको हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल मालूम चल जाएगा। राइट साइड में आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा इस इक्वेशन को, ई एक्स ई वाई और ई जेड जो भी सवाल में दिया जाएगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है आपको, मतलब एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट जब दिया गया होगा आप इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए और प्रॉपर लिमिट लेकर इंटीग्रेट कर लीजिए। ध्यान रखिए, प्रॉपर लिमिट लगाकर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फिर इनिशियल और फाइनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मालूम चल जाएगा। तो यही वेल डिफाइंड प्रोसेस है और इस पर एक सवाल हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अभी जस्ट एक और सवाल करेंगे। जैसे देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस टू एक्स आई कैप माइनस टू वाई जे कैप या माइनस वाई जे कैप माइनस प्लस जेड के कैप। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देख सकते हैं एक्स वाई जेड का फंक्शन है और हमसे पूछ रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये पहला है, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। लेकिन ये बताने के लिए आपको ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको इंटीग्रेट करना है तो कोई ना कोई रेफरेंस की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो रेफरेंस के लिए इफ पोटेंशियल एट 102 ये जीरो, ये रेफरेंस बता दिया कि इस जगह पे अगर पोटेंशियल जीरो है तो इस जगह पे पोटेंशियल कितना होगा। तो एज यूजुअल आप देख सकते हैं फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल कहने का मतलब ये माइनस इंटेग्रल ई एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल ई वाई डी वाई माइनस इंटेग्रल ई जेड डी जेड। अच्छा, एक्स को हम कभी ऐसे भी लिखते हैं कभी वैसे भी लिखते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे ई एक्स माइनस टू एक्स के बराबर है तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, ई एक्स बराबर माइनस टू एक्स। ई वाई की बात करेंगे तो ये माइनस वाई के बराबर है तो ये माइनस वाई। ई जेड की बात करेंगे तो ये प्लस जेड तो प्लस जेड। इसका मतलब है ये माइनस माइनस प्लस तो ये 2 बाहर रह गया, ये एक्स डी एक्स, ये माइनस माइनस प्लस ये वाई डी वाई
और ये है इंटेग्रल माइनस जेड डी जेड। अब लिमिट की बारी। देखिए फाइनल पोटेंशियल एक्स वाई जेड पे निकालना है, तो ये फाइनल तो एक्स वाई जेड ही होगा, वी फाइनल। और इनिशियल इतना दे रखा है, मतलब एक्स का शुरुआती वैल्यू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे डी वी। आप सीधे इसका भी यूज़ कर सकते हैं, हम एकदम सब कुछ इंटीग्रेट करके आपको दिखाएंगे डी वी। अब देखिए 102 जब लोअर कोऑर्डिनेट 102 है तो वहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 है, और हमसे पूछ रहा है कि एक्स वाई जेड पे पोटेंशियल बताइए, तो मान लिए कि पोटेंशियल भी है। वही बात है जैसे यहाँ पे इनिशियल वाला ये दे रखा है ना, ये 0 रख दीजिए, और फाइनल वाला ये आपको निकल के आ जाएगा भी। फाइनल वाले के लिए ऊपर में एक्स वाई जेड रख दीजिए और नीचे का लोअर लिमिट 102 रख दीजिए। मतलब ये लेफ्ट साइड में v, अगर इसकी बात कर लूँ तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 से x। अगर इसकी बात कर लूँ तो ये है वाई स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से y, और ये है z स्क्वायर बाई 2 लिमिट 2 टू z। सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, तो पहले एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2, तो एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होकर ये -1, ये 2 खत्म हो रहा है आपका। यहाँ की बात कर लेंगे तो ये वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 मतलब 0। यहाँ की बात कर लें तो ये है माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 मतलब 2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ये पोटेंशियल है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, अगर 102 पे पोटेंशियल 0 है तो जनरली इसी तरह के सवाल आते हैं। तो आप एक बार जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो हम लोगों को इंटीग्रेट करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो जैसे एक इस तरह का भी सवाल मिलेगा आपको, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आपको दे दिया गया माइनस वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, और फिर पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए आप यहाँ भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, और यहाँ पे x कंपोनेंट माइनस वाई के बराबर है और y कंपोनेंट माइनस एक्स के बराबर है। तो एक बार पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और फिर जब आपका आंसर आ जाए तो वीडियो को प्ले करके आप देखिए कि मेरा आंसर कैसे आ रहा है, तब आप ज़्यादा सीख पाएंगे। केवल कॉपी पेस्ट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब dv बराबर हम जानते हैं ये है माइनस इंटेग्रल ई एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल ई वाई डी वाई। जेड कंपोनेंट है ही नहीं, इसे जेड नहीं लिख रहा है। इधर भी इंटीग्रेशन ई एक्स, ये सवाल में बता रखा है कि ये माइनस वाई के बराबर है, और ई वाई ये भी बता रखा है कि ये माइनस एक्स के बराबर है। मतलब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये है आपका इधर v लिख लीजिए, एक कांस्टेंट लगा देंगे, इंटीग्रेट करने के बाद एक कांस्टेंट लगा देंगे, क्योंकि हम लोग को इनिशियल कंडीशन मालूम ही नहीं है, तो इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट आर्बिट्ररी सा कांस्टेंट आएगा, वो लास्ट में हम लोग लगा देंगे। अब इस टर्म को इंटीग्रेट करना है तो आपके दिमाग, बहुतों के दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि जिस तरीके से हम लोगों ने पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लिया था, उसी तरीके से क्या पार्शियल इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या? y को बाहर कर दें और x को इंटीग्रेट कर dx को इंटीग्रेट कर लें।
तो ऐसा नहीं होता। नो पार्शियल इंटीग्रेशन, मतलब आप किसी एक वेरिएबल को बाहर करके दूसरे को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये काम केवल डिफरेंशिएशन में होता है। तो कुल मिला के आपको यहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो फिर देखिए, जो मैथ्स के बच्चे हैं वो तो आगे चल के डिफरेंशियल इक्वेशंस में इस तरह के सवाल को देखेंगे भी, लेकिन जो बायो के हैं वो बस आप प्रोसेस देख लीजिए कि यही करना है। फिर लास्ट में बताएंगे कि ये अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आंसर आप कैसे करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखिए। थोड़ा सा हिंट आ रहा होगा कि y को बाहर रख के x को डिफरेंशिएट किया गया और फिर दूसरी बार x को बाहर रख के y को डिफरेंशिएट किया गया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये dxy का डिफरेंशिएशन हो रहा था। एक बार y को बाहर रखा, x को डिफरेंशिएट कर लिया, दूसरी बार x को बाहर रखा और फिर y को डिफरेंशिएट कर लिया। मतलब ये जो टर्म है वो इसको खोलने के बाद बना था। मतलब रिवर्स वे में यहाँ पे थोड़ा सोचना होता है। और अब सोचिए कि अगर आपके पास इंटीग्रल dx है तो आप x प्लस सी लिखते हैं, अगर इंटीग्रेशन dt होता तो आप t प्लस सी लिखेंगे, तो अगर आपके पास इंटीग्रेशन xy है तो आप xy प्लस सी लिखेंगे। मतलब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा xy प्लस सी। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कोई इनिशियल कंडीशन नहीं है, इसलिए हम लोगों को एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये अपना पोटेंशियल है स्पेस में xy प्लस सी। IIT एक बार यही सवाल पूछ चुका है। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें एक में ये कांस्टेंट नहीं था और दूसरे में कांस्टेंट था और बाकी अलग अलग ऑप्शंस थे। आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देख भी सकते हैं इसको। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब अगर इसको नहीं सोच पाए तो क्या आंसर नहीं कर सकते? तो देखिए, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और फिर आपको 4 ऑप्शन में पोटेंशियल दिया है और इंटीग्रेशन से बहुत आसान डिफरेंशिएशन होता है। तो एक काम क्यों नहीं कर लेते, आप ऑप्शंस जो दे रखे हैं उन्हीं को डिफरेंशिएट कर लीजिए। ऑप्शन में पोटेंशियल दे रखे हैं ना 3-4, तो उनको डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए और मैच कर लीजिए कि सवाल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से किसका मैच हो रहा है। तो ये मेथड ज़्यादा यूजफुल है। मतलब अगर बहुत बार आप इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वैसे केस में आप ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर लीजिए और क्वेश्चन तक पहुंच जाइए। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है सवाल को सॉल्व करने का, जहाँ पे आप इंटीग्रेशन से बचना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम लोग कुछ सवाल करेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी और इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने का। क्योंकि हम लोग उस लेक्चर में सवाल कर नहीं पाए थे। आपने देखा होगा कि केवल थ्योरेटिकल पार्ट डील हुआ था, सवाल वाला पार्ट डील नहीं हुआ था। तो एक पहले सिंपल सा सवाल लेते हैं। हमारे पास ये कोई एक हॉलो स्फीयर है, इसके सेंटर पे एक चार्ज Q0 रख दिया गया और इसके बाहर में हॉलो स्फीयर पे Q1 चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये चार्ज है और इस स्फीयर का रेडियस r है। सबसे पहला सवाल जो इसमें हमसे पूछ रहा है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और फिर इसमें एक सवाल और ले रहे हैं हम, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिक्रीजिंग रेडियस of hollow sphere from r to r/2। तो ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, इसके ऊपर Q1 चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, इसके सेंटर पे एक चार्ज Q0 है
और हमसे पूछ रहा है कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो अभी देखिए, सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हमारे पास टोटल कितने सोर्सेस हैं? चार्ज के दो सोर्स, एक पॉइंट और दूसरा स्फेरिकल सोर्स। और अगर स्पेस में दो या दो से ज़्यादा सोर्सेस हैं तो डेफिनेटली उनमें इंटरेक्शन हो रहा होगा। तो एनर्जी का कुछ हिस्सा इंटरेक्शन के फॉर्म में होगा, मतलब एक का फील्ड दूसरे के फील्ड से इंटरेक्ट कर रहा होगा, इस वजह से एक एनर्जी जमा हो गया होगा फील्ड में। प्लस अब हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इन दोनों में कोई कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम भी है, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम होगा तो उसका अपना एक सेल्फ एनर्जी भी होता है, ये हम लोग देख चुके हैं। एक हॉलो स्फीयर का सेल्फ एनर्जी kq²/2r और एक सॉलिड स्फीयर का सेल्फ एनर्जी 3/5 kq²/r। तो इनमें से एक चार्ज तो पॉइंट है लेकिन दूसरा हॉलो स्फीयर है, और इस वजह से इसका एक सेल्फ एनर्जी भी होगा। तो सिस्टम का टोटल एनर्जी दो भाग में बटा हुआ है, एक इंटरेक्शन और दूसरा सेल्फ। अभी सबसे पहले हम लोग इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो पिछले जब हम पोटेंशियल एनर्जी का लेक्चर कर रहे थे तो वहाँ इसको हम लिखना सिखाए थे कि कोई एक चार्ज लीजिए और दूसरे का वहाँ पे पोटेंशियल ले लीजिए, कोई सा भी एक चार्ज। तो चूंकि ये दो चार्ज का सिस्टम है तो हम एक चार्ज Q0 ले रहे हैं। अब ये Q0 चार्ज जहाँ रखा हुआ है वहाँ पे दूसरे वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दूसरे वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब एक हॉलो स्फीयर का सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और हम जानते हैं कि अगर ये चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है तो अंदर में सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, और वो K उस स्फीयर का चार्ज डिवाइडेड बाई उस स्फीयर के रेडियस के बराबर होता है। तो ये सिस्टम का, ये इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी। अब सेल्फ की बारी है, तो एक पॉइंट चार्ज का सेल्फ एनर्जी 0 होता है, लेकिन ये हॉलो स्फीयर है और हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका सेल्फ एनर्जी K चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस। मतलब इस पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q0 डिवाइडेड बाई R प्लस K Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, ये सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। अब दूसरा पार्ट हमसे ये जानना चाह रहा है कि एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क डन किया रेडियस को डिक्रीज करने में R से R/2। मतलब इसको चारों तरफ से कंप्रेस किया जा रहा है और फाइनली इसका रेडियस R से घटाकर R/2 कर दिया गया। फाइनली इसका रेडियस घटाकर R से R/2 कर दिया गया। तो इस प्रोसेस में देखिए, ये इस चार्ज की वजह से इन चार्जेस पे रिपल्सिव फोर्सेस लग रहे होंगे। मतलब ये अगर खुद से छोड़ दिया जाता तो ये फैलने की कोशिश करता, जबकि इसको कंप्रेस किया जा रहा है। मतलब एक्सटर्नल एजेंट को इन बाहरी रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करना होगा, तो डेफिनेटली इस प्रोसेस में वर्क डन तो करना होगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ये चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो अभी आपको बताना पड़ेगा कि U फाइनल कितना और U इनिशियल कितना। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तो सुबह में था, मतलब ये वाला जो एनर्जी आपने निकाला है ये सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है जब उसका रेडियस R। तो उस वक्त U इनिशियल की बात कर लीजिए तो K Q1 Q0 डिवाइडेड बाई R प्लस K Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। फाइनल स्टेट कहने का मतलब है जब इस स्फीयर का रेडियस R/2 हो गया तो उस वक्त का एनर्जी, तो आप देख सकते हैं कि वहां पे इंटरेक्शन भी हो रहा होगा, सेल्फ, बिल्कुल यही दोनों चीजें हो रही होगी। बस जहां R है वहां पे अब R/2 लिखिए। मतलब जहां R है इस एक्सप्रेशन में वहां पे R/2, तो K Q1 Q0 अपॉन R/2, ये 2 ऊपर जाएगा, प्लस
के Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R/2, तो 2 कैंसिल होके ये बन जाएगा R। तो ये सिस्टम का इनिशियल एनर्जी और ये सिस्टम का फाइनल एनर्जी। अभी हमसे जानना चाह रहा है वर्क डन, तो फाइनल में से इनिशियल को हटा लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि U फाइनल माइनस U इनिशियल अगर लिखना चाहूँ तो इस वाले में से ये वाला घट जाएगा, ये 2 टाइम्स है इसका, तो ये बच जाएगा K Q1 Q0 डिवाइडेड बाई R। इस वाले में से इसको घटाएंगे तो ये K Q1 बाई R कॉमन, 1 माइनस 1/2 तो 1/2 K Q1 स्क्वायर अपॉन 2R, मतलब ये इसके बराबर आ रहा है। तो कुल मिला के एक्सटर्नल एजेंट को K Q1 Q0 डिवाइडेड बाई R प्लस K Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R, इतना वर्क डन करना पड़ेगा इस स्फेयर का रेडियस R से घटाकर R/2 तक लाने में। तो ये तो वर्क डन का सवाल तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पे बस ये सीखना था, जब आप सिस्टम का एनर्जी लिख रहे हैं तो आपको दोनों तरह के एनर्जी लिखने पड़ेंगे, इंटरैक्शन भी और सेल्फ। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। जैसे देखिए हमारे पास एक और सवाल है, यहाँ पे एक हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेयर, इस पे चार्ज Q1 यूनिफॉर्म बटा हुआ है और इसका रेडियस R है। यहाँ से D डिस्टेंस दूर यहाँ एक सॉलिड स्फेयर है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर। इस पे चार्ज Q2 यूनिफॉर्मली बटा हुआ है और इसका रेडियस R2 है, ये रेडियस R1 है। हमसे जानना चाह रहा है फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फिर से वही सवाल। तो अगर सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इंटरेक्शन हो रहा है क्या। बिल्कुल, 2 चार्ज के सोर्सेस हैं, अगल बगल रखे गए हैं, तो इंटरेक्शन होगा। क्या इनमें से कोई कंटिन्यूअस चार्ज है, तो यहाँ तो दोनों ही कंटिन्यूअस चार्ज है, तो डेफिनेटली उनका सेल्फ एनर्जी भी होगा। अब इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें तो ये स्फेयर इसके साथ, इसका मतलब है कि इन दोनों का इंटरेक्शन, ये इसका चार्ज सेंटर पे माना जाता है बाहर के कैलकुलेशन के लिए, इसका भी चार्ज सेंटर पे माना जाता है बाहर के कैलकुलेशन के लिए। तो इंटरेक्शन K Q1 Q2 और दोनों के सेंटर्स के बीच की दूरी ये D, ये इंटरेक्शन एनर्जी हो गया। अब बारी है सेल्फ एनर्जी। तो ये हॉलो स्फेयर का सेल्फ एनर्जी K स्फेयर का चार्ज डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्फेयर का रेडियस R1 है। अब अगर सॉलिड स्फेयर का सेल्फ एनर्जी लिखना चाहूं तो K उस पढ़ चुके हैं 3/5 K उस स्फेयर का चार्ज डिवाइडेड बाई उस स्फेयर का रेडियस। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो एक बार आप जल्दी से देख लीजिए, इस तरह से आपको सवाल करना होगा। और अगर ये समझ में आ गया तो आप इस सवाल को करने की कोशिश कीजिए। हमारे पास 2 हॉलो स्फेयर्स हैं और एक पॉइंट चार्ज है। चलिए इस पॉइंट चार्ज को हम सेंटर पे रखते हैं और इस चार्ज को Q1 लिखते हैं। इनर स्फेयर पे Q2 चार्ज यूनिफॉर्म और इसका रेडियस हम A लिख रहे हैं। आउटर स्फेयर पे Q3 चार्ज, ये भी यूनिफॉर्म और इसका रेडियस B लिख रहे हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है। बोथ हॉलो स्फेयर्स आर कंसेंट्रिक। बोथ hollow spheres are concentric।
फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। बच्चों एक बार इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इंटरेक्शन किन के बीच में हो रहे हैं पहले वो देखिए, कौन कौन से कंटिन्यूस है उनका सेल्फ लिखिए। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, अगर ये वाला सवाल समझ में आया तो डेफिनेटली आप उसको स्ट्राइक कर सकते हैं, कोशिश कीजिए, आंसर लाइए। एक बार आंसर आ जाए तो फिर वीडियो को प्ले करके देखिए कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं तो सॉल्व करूँगा। अगर एनर्जी की बात करें, सिस्टम का एनर्जी, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 सोर्सेस हैं, Q1, Q2, Q3। तो डेफिनेटली उनमें इंटरेक्शन तो होगा, तो हमको इंटरेक्शन एनर्जी भी लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ इनमें से 2 सोर्स कंटिन्यूस है, हॉलो स्फीयर्स, तब तो उनका सेल्फ एनर्जी भी होगा। मतलब दोनों तरह के एनर्जी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अब इंटरेक्शन की बात करें तो इसके पहले तक 2 सवाल जो हम किए हैं, दोनों में केवल 2 ही सोर्सेस थे, इसलिए एक ही इंटरेक्शन पॉसिबल था। यहाँ पे 3 सोर्सेस हैं, तो इंटरेक्शन की बात करें तो पहले वाले का इंटरेक्शन दूसरे के साथ, पहले वाले का इंटरेक्शन तीसरे के साथ और दूसरे वाले का इंटरेक्शन तीसरे के साथ। तो यहाँ पे इंटरेक्शन के 3 पेयर पॉसिबल है, ये दोनों का इंटरेक्शन, इन दोनों का इंटरेक्शन और इन दोनों का इंटरेक्शन। तो आपको तीनों पेयर लिखने होंगे। सेल्फ की बात कर लूँ तो पॉइंट चार्ज का कोई सेल्फ एनर्जी होता नहीं है, इसका अपना सेल्फ एनर्जी होगा, और हॉलो स्फीयर है, इस वजह से सेल्फ एनर्जी के उसका खुद का चार्ज डिवाइडेड बाई 2 इंटू उसका रेडियस, प्लस बाहर वाला भी यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है, तो के Q3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी। तो ये सेल्फ एनर्जी। अब इंटरेक्शन एनर्जी की बात करूं, 1 और 2 के बीच का इंटरेक्शन, तो आपको लिखना सिखाए थे, कोई एक चार्ज लीजिए। चलिए हम Q1 चार्ज ले रहे हैं और ये जिस जगह पे रखा गया है वहाँ पे दूसरे की वजह से पोटेंशियल, चूँकि वो हॉलो स्फीयर है तो उसके भीतर सब जगह पोटेंशियल के Q2 डिवाइडेड बाई ए के बराबर होगा। तो ये पहला टर्म हो गया U12। अगर U13 की बात करूँ तो यहाँ पे भी हम चार्ज Q1 ले रहे हैं और इस जगह पे बाहर वाले स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चूँकि Q1 चार्ज उसके भीतर है तो अंदर में सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चार्ज ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर। और इस वाले पार्ट को तो स्पेशली एक सवाल करके हम दिखाए थे कि अगर 2 स्फीयर्स हैं तो इनके बीच में इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगा। अगर आपको याद हो तो आप सीधे लिख दीजिए उसको, नहीं तो फिर हम एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। आप कोई सा भी एक चार्ज ले लीजिए। चलिए हम Q2 का चार्ज ले लिए। अब ये चार्ज जहाँ पे रखा हुआ है वहाँ पे दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चूँकि ये Q2 पूरा का पूरा Q3 के भीतर है और Q3 एक हॉलो स्फीयर है जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज है, तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर के भीतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के Q3 डिवाइडेड बाई बी होता है। इसका मतलब U23 इसके बराबर है। तो नेट एनर्जी की बात कर लीजिए तो इंटरेक्शन और सेल्फ सारे आ जाएंगे, तो आप सारे टर्म को एक साथ लिख लीजिए। के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए प्लस के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई बी प्लस के Q2 Q3 डिवाइडेड बाई बी प्लस सेल्फ के Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस के Q3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b। ये सिस्टम का, इस सिस्टम का टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो आई होप कि आपको ये सारे टर्म समझ में आए होंगे कैसे कैसे लिखा गया है। तो एक बार आप इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप एक एक चीज़ को रिवाइज़ कीजिए। जो भी चीज़ें समझ में नहीं आता आप उसको पूछने की कोशिश कीजिए, आपके पास जो भी चैनल है। और चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और जब